नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर उसमें राजस्थान सिलेबस में हो, राजस्थान का इतिहास, तो उसमें एकीकरण से संबंधित प्रश्न जो है वो आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो आधुनिक राजस्थान है उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान के क्या है, राजस्थान के प्रजामंडल, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। किसान आंदोलन, उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से आपका टॉपिक आता है राजस्थान के एकीकरण। तो कैसे राजस्थान का एकीकरण होता है, क्या कैसे है, वो सब चीजें हम समझेंगे। तो पहले इसको अच्छे से समझेंगे, आपको याद करवाएंगे। उसके बाद आगे नोट्स के माध्यम से इन चीजों को देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई थी। जैसे ये भारत है, तो अंग्रेज यहां पर शासन करते थे। तो एक तो होता था ब्रिटिश प्रांत, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे। इनके अलावा रियासतें होती थी, और उन रियासतों पर डायरेक्ट अंग्रेज शासन करने की बजाय उनसे खिराज वसूल करते थे। जैसे सालाना आप हमें इतने रुपए दे दो, और आपको कैसे शासन करना है, क्या करना है, वो आप जानो। तो इस प्रकार का, हालांकि ये कहते थे कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। मौका नहीं भी मिला तो मौका बनाया और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। इसके बाद धीरे धीरे समय निकलता गया। समय आ चुका है 1947। परिस्थितियां ऐसी बनती गई, एक तो जो ब्रिटिश सरकार है वहां पर, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। दूसरा, ये जो एटलीर हैं, ये चाहते थे कि अब भारत जो है इसे स्वतंत्र कर दिया जाए। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या इनके सामने परिस्थितियां बनी ऐसी, क्योंकि अंग्रेज स्वेच्छा से भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो विस्टन चर्चिल, वो हमेशा कहता था कि हम भारत को अगले 500 साल तक छोड़ने की हमारी कोई योजना नहीं है। लेकिन वहां कुछ ही समय में एटली की सरकार बनती है। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। भारत के अंदर नौसेना और इन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसके बल पर अंग्रेज अपना अधिकार भारत पर अब तक बनाए बैठे थे, यहाँ के सैनिकों के ही माध्यम से। तो कई चीजें, ऐसी परिस्थितियां, वो खैर एक अलग टॉपिक आता है, क्यों ये आजादी इनको देनी पड़ी। इन्होंने कोई अपनी मर्जी से हंसते हंसते नहीं दी, इनकी मजबूरी हो गई थी कि इनको सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ा। तो जब भारत, अब इन्होंने ये कहा कि साहब, हालांकि जो एटलीर है उन्होंने ये कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। ये आप ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान में रख लेना इस पॉइंट को, कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, उस एटली ने यह कहा था कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजादी मिल जाती है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत की सभी देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई। देखिए, उस समय 565 रियासतें थी, और 565 रियासतों से मतलब था 565 देश। और ये तो वो है भाग जो भारत के ब्रिटिश प्रांत से अलग जो रियासतें हैं वो। और इन 565 में तीन बड़ी रियासतें तो वो थी, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। बड़े स्तर पे जिनकी अगर हम बात करें, तो अब आप देख लीजिए कि 565 देश हैं ये अपने आप में। रियासत का मतलब ही था अपने आप में देश, लेकिन आधिपत्य अंग्रेजों का था। तो अब इन रियासतों को अंग्रेजों ने जाते जाते भी आग लगा गए, और इनको यह कह गया कि ये जो रियासतें हैं, ये चाहे तो भारत में मिले, ये चाहे तो पाकिस्तान में मिले, और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। और इस तरह का ये बना करके और अंग्रेज यहां से चले जाते हैं। अब देखिए, जो रियासत है, कौन सी रियासत ऐसी होगी जो अपना जो है विलय करना चाहेगी। बहुत ही कम रियासतें ऐसी थी जो अपना विलय करने के लिए तैयार थी। रियासतें अपने आप को स्वतंत्र ही बनाना चाहेगी, अपना अधिकार कोई नहीं चाहेगा कि उनकी सत्ता को उनसे छीन लिया जाए, ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी।
मैंने आपको जब इससे पहले राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ाया था, उसमें आपको चीजें आपको समझाई थी कि लोग स्थानीय नेता उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे। तो कितना विरोध किया गया यहाँ की सरकारों के द्वारा, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, कोई सी भी रियासत हो। क्यों? क्योंकि वो अपने शासन में किसी बाहर वाले की भागीदारी नहीं चाहते थे कि कोई भी हस्तक्षेप हो, कोई भी स्थानीय नेता आए या जो जनता है वो उनको चुन करके भेजे। तो कई जगह प्रजामंडल उन्होंने बनने ही नहीं दिया। कई जगह प्रजामंडल को उन्होंने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, चाहे मेवाड़ प्रजामंडल हो, चाहे बाकी कोई प्रजामंडल हो। तो जब वो अपने एक छोटा सा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए भी नहीं चाहते थे कि कोई एंट्री करे, तो यहां तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा सत्ता रियासत उनके हाथों से छिन रही थी। तो ज्यादातर जो है वो स्वतंत्र रहने का ही प्रयास करेंगे। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि किसी ने भी स्वेच्छा से कोई नहीं मिलना चाहेगा। बांसवाड़ा के एक शासक आते हैं चंद्रवीर सिंह, तो उन्होंने तो हस्ताक्षर करते समय इतनी मुश्किल से हस्ताक्षर किया, आखिर में उनके मन की बात उन्होंने कही दी कि मुझे साइन करते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कई चीजें हैं कि अब आगे क्या होगा। अब देखिए, यहाँ के जो उस समय नेशनल लेवल के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो जानते थे कि रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास पूरा पूरा करेगी। और उस समय पाकिस्तान था, पाकिस्तान में था जिन्ना। तो कई जैसे यहाँ उस समय इस भारत के अंदर के लोग कई थे जो शांति नहीं चाहते थे। जैसे भोपाल का नवाब है, उसकी आप बात कर सकते हो। हैदराबाद का निजाम है, ये कई हैं जो पूरी तरीके से जिन्ना के समर्थन में थे, बहुत ज्यादा। और इन्होंने राजस्थान के भी कई शासकों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। जैसे जोधपुर के जो शासक थे हनुमत सिंह जी, उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। और आप जानते हैं कि जोधपुर वगैरह ये तो पूरी तरह से जो है इस तरफ ही रहेगी रियासत जो है। जोधपुर के पश्चिम में आप आओगे तो आपको मिलेगा जैसलमेर, और बिल्कुल इस तरह की रियासत है पाकिस्तान की तरफ। तो बड़े जबरदस्त उस वक्त भारत के लिए कुछ खतरे थे। तो एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाना चाहिए था जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 5 जुलाई 1947 को केंद्र में रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसका हेड बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्हें लौह पुरुष इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे। अधिकतर अपने आप को कोई कहां मिलाना चाहता था, पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहना चाहता था। तो उन सब को कैसे भी करके इन्होंने भारत में रहने के लिए उनको मजबूर किया। क्योंकि वरना आज भारत के हजारों टुकड़े होते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे योग्य नेता उस समय नेतृत्व नहीं कर रहे होते तुम। तो ये लौह पुरुष इसीलिए इनको कहा जाता है। और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को, एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बीकानेर रियासत, सादुल सिंह जी ने सर्वप्रथम विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए। मित्रों, उस समय जो बीकानेर रियासत है वहां के शासक थे सादुल सिंह जी। इन्होंने सबसे पहले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और सिर्फ राजस्थान की ही बात करें तो भी सबसे पहले सादुल सिंह जी है, इनका हो ही गया विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए। और सबसे अंत में शासन किए थे धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह, राजस्थान के स्तर की बात करें तो ये हस्ताक्षर करने वाले थे। सबसे पहले थे सादुल सिंह जी और सबसे लास्ट में थे धौलपुर के शासक उदय भान सिंह। रियासती विभाग के अनुसार केवल वे ही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। क्या कहा इन्होंने कि राजस्थान के अंदर वही रियासतें या कोई भी रियासतें, ये तो नियम सभी के लिए था। तो चूंकि जो राजस्थान की रियासतें थी, नियम यहां भी लागू होना था। क्या? कि वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी जिनकी वार्षिक आय तो 1 करोड़ या इससे अधिक और जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। तो जो छोटी मोटी रियासतें थी, अब वो अपने आप ही क्या हो गई, उनको यह कह दिया गया कि आप आपस में मिल करके कुछ एक बना ले जैसे, और या जो छोटी रियासतें हैं वो बड़ी रियासतों के अंदर अपने आप को मिला लें। तो इस प्रकार से प्रयास किए गए
और 1 करोड़ या जनसंख्या 10 लाख से अधिक वाली जो कंडीशन है, इसमें राजस्थान की 4 रियासतें उस समय आती थीं। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो ये आप चीज ध्यान में रखना। और इसमें देखिए ये 4 कौन सी है, जब आप फोर्थ चरण पढ़ते हैं वृहत राजस्थान, तो वृहत राजस्थान के अंदर एक मेवाड़ नहीं थी उस समय, मतलब ये पहले ही मिल गई थी। मैं सिर्फ वृहत राजस्थान में जो 4 मिलती है बड़ी रियासतें शेष राजस्थान की, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसलमेर, जोधपुर यानी मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। तो ये जो 4 रियासतें थी उसमें आप देख लीजिए कि बीकानेर है, जयपुर है और जोधपुर है। एक जैसलमेर का नाम नहीं है जिसमें 1 करोड़ या जनसंख्या 10 लाख वाला आंकड़ा को वो छूती हूं। बाकी जो है इसमें एक उदयपुर इंक्लूड और है। तो वृहत राजस्थान की तो 3 रियासतें होगी जो उस समय मिलेगी, और बाकी एक उदयपुर रियासत है, ये तो पहले मिल गई थी तीसरे चरण में। तो ये आप ध्यान में रख लेना, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। हालांकि ये सब देखिए इन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सरकार ने यह कह दिया, रियासती विभाग ने, कि वार्षिक आय 1 करोड़ या जनसंख्या 10 लाख से या इससे अधिक हो, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, तो फिर आपके दिमाग में आएगा तो फिर तो बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए क्यों नहीं रखा? तो देखिए भारत संघ में मिले थे ये, लेकिन अब जैसे जोधपुर के शासक हैं हनुमत सिंह जी, इन पर भी दबाव नहीं बनाया जा सकता था, किसी को दबाव के माध्यम से नहीं किया जा सकता था। इस नियम के अनुसार ये स्वतंत्र थी। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही नीति थी। उन्होंने जिस तरह से, जिस माध्यम से, जैसे भी उन्होंने किया हो, इन्हें भारत में मिलने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ इनमें अपने आप मिले, स्वेच्छा से मिले, और जैसे जोधपुर के हनुमत सिंह जी हैं, तो ये स्वेच्छा से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन बाद में इनको भी मिला दिया गया। अगर उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल सूझबूझ से काम नहीं लेते तो आज जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा होता। क्योंकि जो भोपाल नवाब था, उस भोपाल नवाब की सहायता से इन्होंने, हनुमत सिंह जी ने जिन्ना से मुलाकात तक कर ली थी और पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आपको साहब इतनी इतनी सुविधाएं देंगे, सब कुछ स्वतंत्र आपका ही रहेगा, जो रेलवे होगा उस पर आपका अधिकार होगा। पता नहीं क्या क्या इनको बातों में लपेटा गया। तो ये चीजें उस समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी। 19 रियासतें, जब आपको मैंने प्रजामंडल पढ़ाया था उस समय भी आपको पढ़ाया था, अभी भी हम देखेंगे, तो 19 तो देसी रियासतें थी। 3 थे चीफ यानी ठिकाने। ठिकाने कौन से हैं? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। तो ये 3 ठिकाने थे। और देखिए ठिकाने क्या थे, हालांकि ये ज्यादा बड़े नहीं होते थे, रियासतों से बहुत छोटे छोटे होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको कुछ स्वतंत्र अधिकार दे रखे थे, तो इनकी गिनती अलग से ही होती थी। अंग्रेजों की सहमति से ही ये अलग थे, तो छोटे थे इसलिए इनको ठिकाने कहते थे। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। और उसके बाद में एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश होता था, यानी जहां चीफ कमिश्नर कंट्रोल करता था, बैठता था, केंद्र शासित प्रदेश। तो वो कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। तो ये आप ध्यान में रख लेना, एक तो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, 3 थे ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, और 19 थी देसी रियासतें। और ये चरण जो है राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा होता है। 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन लगते हैं इस एकीकरण में। 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन, और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। तो अब मैं मैप के माध्यम से आपको याद करवा रहा हूं कौन सा कैसे कब मिलेगा, तो उसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए मित्रों, हम इसको मैप से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा होता है। ये डेट वेट जो है वो सब हम बाद में याद करेंगे, कौन सी डेट को कब हुआ, क्या हुआ, कैसे, वो सब बाद की बात है। पहले आप इसको याद कर लीजिए कि कैसे 19 रियासतें कैसे कैसे मिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरी तरह से पूर्व की तरफ से, यानी जो ये वाला क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला, यहां से। देखिए ये तो है आपका अलवर, ये है भरतपुर, ये है धौलपुर और ये है करौली।
तो ये आपकी 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आप इनको ए बी सी डी करके याद कर लो। ए, बी, सी और डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। सबसे पहला चरण जो होगा उसमें मत्स्य संघ के नाम से बनेगा और 4 रियासतें बनेगी। तो सबसे पहला चरण में कौन? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यह पहला चरण आपका हो जाता है कंप्लीट। और देखिए इनके जो ठिकाने हैं, जैसे यहां नीमराणा है, अलवर में, ये सब इनके साथ साथ ही मिल जाएंगे। जैसे लावा है तो उस समय जयपुर में मिलाया गया था, वर्तमान में लावा पड़ता है टोंक में। उस समय जो यहाँ ठिकाना था कुशलगढ़, तो अलग से ठिकाना था, लेकिन ये कहां पड़ता था? बांसवाड़ा के क्षेत्र में पड़ता था। तो ये बाद में बांसवाड़ा, जब ये दूसरा चरण आएगा तो उसमें बांसवाड़ा में कुशलगढ़ को मिला दिया जाएगा। तो ये जो ठिकाने हैं ये भी जैसे जैसे इनका निर्माण होगा ये बनेंगे, साथ साथ इनमें शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले चरण की मैं बात करूं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा। तो ये हो गया आपका पहला चरण। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में। तो देखिए दूसरा चरण जो है उसमें आपको ऐसे बढ़ना है, देखिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से बढ़ना है, यूं घूमते घूमते वापस आपको यहीं आना है, पहले चरण की तरफ ही। तो दूसरा चरण जो है उसमें 9 छोटी छोटी रियासतें मिलाई गई। कौन कौन सा? अब आप देख लीजिए इसमें। ये तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हो गई। दूसरे चरण में देखिए एक सूत्र आता है, आपने भी सैकड़ों बार पढ़ा होगा, बाबू झाड़ू कीको परसाटो। बाबू झाड़ू कीको परसाटो क्या हो जाएगा? बां से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और टो से टोंक। तो मैप से देखो तो एक तो ये हाड़ौती वाला हो जाएगा, ये जो 12 जिला तो बाद में बना था, उस समय कोटा का ही भाग था ये। तो 3 तो ये रियासतें हो जाएगी, हाड़ौती वाली, बूंदी, कोटा और झालावाड़, 3 तो ये है। और इधर की कौन कौन सी है? तो ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा और ये हो जाएगा प्रतापगढ़। 3 रियासतें ये हो गई। और यहां की कौन कौन सी है? तो एक तो शाहपुरा हो जाएगी, एक हो जाएगी टोंक और एक हो जाएगी किशनगढ़। किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा। तो ये 9 रियासतें हो गई और 9 छोटी छोटी रियासतें। और इसके साथ ही इनका जो ठिकाना था इसमें कुशलगढ़, वो इसमें मिला दिया जाएगा। देखिए मित्रों, एक लावा को लेकर के जो है वो ऑथेंटिक किताबों में दोनों में अलग अलग आता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की किताबें जो है, तो जैसे उसमें अलग अलग किताबें आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम अलग आती है, प्रजामंडल अलग आती है, आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास अलग आती है, सब अलग अलग किताबें हैं। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में भी अलग अलग लिख रखा है। लावा को कहीं तो इन्होंने दूसरे चरण में मिला रखा है और कहीं लिखा हुआ है कि जो लावा है वो 4th चरण के अंदर जो है वो मिलाया गया। तो परीक्षा वगैरह जैसे आती है उनमें पूछा गया, तो 4th चरण को कई बार जो है इसमें माना गया है। अब दोनों ही नाम लिखे आते हैं तो थोड़ा सा वो रहेगा कि आपके किस में आता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा उसमें। अब जैसे 4th चरण नहीं है तो फिर उसमें दूसरा चरण ही होगा। बाकी 4th चरण जो है इसी को ही ज्यादातर माना जाता है कि चौथे चरण के अंदर मिलता है। ये समस्या इसलिए है क्योंकि लावा को कोई इन चरणों के साथ में नहीं मिलाया गया, लावा को बाद में मिलाया गया था अलग से। तो इसलिए थोड़ा सा ये लावा का रहता है कि ये कब मिला, कौन से चरण में आया। तो ये अलग से बाद में लावा को जो है सरकार के आदेश से मिला दिया गया था जयपुर में। तो ये आपका दूसरा चरण कंप्लीट होता है। पहला चरण जो था ये था मत्स्य संघ। और देखिए जिस समय मत्स्य संघ बनाया गया था उसी समय इसको यह कह दिया गया था कि भाई या तो आपको भविष्य में राजस्थान में मिलाया जाएगा या आपको उत्तर प्रदेश में मिलाया जाएगा। तो ये मत्स्य संघ को, जिस समय मत्स्य संघ का निर्माण किया गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उस समय मत्स्य संघ को यह बात कही गई थी कि या तो आपको भविष्य में राजस्थान में मिलाया जाएगा या भविष्य में आपको उत्तर प्रदेश में मिलाया जाएगा। तो ये अलग थलग ही पड़ा था, इसको बना दिया, ये साइड में रखा हुआ है। अब आगे से आगे जो रियासतें हैं वो आपस में मिलती जाएगी। तो पहले चरण में मत्स्य संघ कंप्लीट, दूसरा चरण जो है उसको पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ भी कहा जाता है। तो
दूसरा चरण जो है उसमें ये 9 रियासतें, ये कुशलगढ़ वगैरह ये मिल गए आपस में इस प्रकार से। हालांकि शाहपुरा यही आएगा, बाकी तो मेवाड़ का हिस्सा हो गया। अब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में तो ये जो पूर्वी राजस्थान है, देखिए मत्स्य संघ अलग ही रखा हुआ है, ये पांचवें चरण में मिलेगा इनमें, ये आप बना के अलग थलग ही रखा हुआ है। तो दूसरे चरण में ये 9 रियासतें मिली और जो ये था ठिकाना कुशलगढ़। अब तीसरे चरण में तो और इधर लेफ्ट की साइड आ जाओ, इधर आती है मेवाड़ रियासत, ये इस प्रकार से। तो तीसरे चरण में पूर्वी राजस्थान के अंदर मेवाड़ रियासत मिला दी गई। तो तीसरे चरण में जो ही मेवाड़ रियासत मिलाई तो इसका नाम भी कर दिया गया संयुक्त राजस्थान। और आगे हमें चलना है, तो अब और आगे आते जाइए, और अभी भी देखिए राजस्थान सारा ही पड़ा है, आप देख लीजिए इस प्रकार से। यह अभी तक पूरा ही राजस्थान बचा पड़ा है लेफ्ट की ओर, इतना जो बड़े बड़ी अभी रियासतें हैं। तो फोर्थ चरण जो है उसको वृहत राजस्थान कहते हैं। उस वृहत राजस्थान के अंदर इस संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी मिलेगी? एक तो मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर, 3 जे है, 3 जे ध्यान में रखना, ट्रिपल जे, जे से जैसलमेर, जे से जोधपुर और जे से जयपुर, और इसके अलावा एक है बीकानेर। तो इस प्रकार फोर्थ चरण के अंदर जो है ये मिल गई रियासतें, और ये राजस्थान का जो एकीकरण है वो एक प्रकार से यहां मान लिया गया। हालांकि सिरोही अभी बची हुई है, उसकी कहानी अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। उस दिन 30 मार्च था। तो फोर्थ चरण को जो है हम वृहत राजस्थान कहते हैं, और 30 मार्च था तो उसे राजस्थान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। तो इस प्रकार से फोर्थ चरण के अंदर एक प्रकार से राजस्थान का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। अब आगे और क्या होता है? तो फोर्थ चरण के अंदर ये रियासतें मिल गई इसमें। अब ये मत्स्य संघ जो अभी भी अलग थलग रखा हुआ है, इसे अब इन सभी नेताओं को, जो मत्स्य संघ के नेता थे, इनको बुलाया गया था। कहां पर? दिल्ली बुलाया गया, चर्चा वर्चा की गई कि भाई इनको आपको कहां मिलाया जाए, यूपी में मिलाया जाए, एक राजस्थान में मिलाया जाए। तो देखिए जो अलवर और करौली हैं वो तो राजस्थान में मिलने को तैयार थे, लेकिन भरतपुर और धौलपुर ये राजस्थान में मिलने को तैयार नहीं थे, ये यूपी में मिलना चाहते थे। लेकिन बाद में जैसे यहां जो जनमत संग्रह वगैरह करवाया गया, और कई जैसे शंकर देवराय समिति है 5वें चरण में बनाई गई। शंकर देवराय समिति ने पूरी जांच वगैरह रिपोर्ट करके बताया कि साहब यहाँ की जनता जो है वो यही चाहती है कि ये राजस्थान में रहें। तो जो भरतपुर था, भरतपुर भी मान गया, लेकिन लास्ट में धौलपुर मानता है। धौलपुर बड़ी मुश्किल से मानता है, लेकिन उसने भी लास्ट में मान लिया और इनको राजस्थान का भाग बना दिया गया। तो पांचवा चरण जो है, पांचवें चरण में वृहत राजस्थान के अंदर इस मत्स्य संघ को मिला दिया गया। तो आप एक बार फिर से देखिएगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। देखिए पहला चरण जो है उसमें मत्स्य संघ था, यह अलग थलग पड़ा है, इसको बना के रख दिया। दूसरा चरण जो है इसमें 9 ये छोटी छोटी रियासतें मिलेगी। इसके बाद में तीसरे चरण में इन 9 छोटी छोटी रियासतों में मिल जाएगा मेवाड़, और चौथे चरण में इस जो संयुक्त राजस्थान है इसके अंदर 4 रियासतें मिलेगी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। और इनके मिलते ही एक प्रकार से राजस्थान में लगभग सब कुछ ये कंप्लीट हो गया, कुछ एक को छोड़कर, जैसे अजमेर मेरवाड़ा है, सिरोही वगैरह है। तो ये 4 चरण कंप्लीट हो गए थे। हम यहां से मत्स्य से शुरू हुए, फिर इधर आए, फिर मेवाड़ की तरफ, फिर यूं आए घूमते घूमते, और वापस 5वें चरण में हमें कहां आना है? मत्स्य संघ में। 5वें चरण में मत्स्य संघ को किस में मिला दिया जाएगा? इस वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। अब आगे और क्या समस्या बनी हुई है? समस्या अभी भी बनी हुई है, सिरोही रियासत जो है ये कहां मिलेगी, इसको लेकर के समस्या अभी भी बनी हुई है। देखिए मित्रों, सिरोही रियासत को, हालांकि ये जब एकीकरण का कार्यक्रम चल रहा था तो उसी दौरान इस सिरोही को बंबई में मिला दिया गया था, क्योंकि इधर आपको हालांकि देखिए है कौन सा? गुजरात, लेकिन गुजरात भी उस समय इसका बंबई प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। तो कभी कभी गुजरात भी लिख दिया जाता है और कभी कभी ज्यादातर इसको बंबई लिखा जाता है।
तो अब चूंकि ये मिलाने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सिरोही के अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी। एक तो था माउंट आबू, जहां आप जानते हैं कि जो अंग्रेजों का जो एजीजी था अजमेर में बैठता था, वो गर्मियों में कहां बैठता था, माउंट आबू में। तो एक तो माउंट आबू और दूसरा आता है देलवाड़ा, जो जैन मंदिर है। तो इन दोनों स्थानों को, ये इतने महत्वपूर्ण स्थान थे सिरोही के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। तो उनके मन में यह विचार आया कि मैं सिरोही को मेरे कहां मिला दूं, बंबई में, यानी मेरे गुजरात में मिला दूं। और उन्होंने बीच में बंबई में इसी एकीकरण के दौरान सिरोही को बंबई में मिला दिया था। अब जिसका यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने बहुत जबरदस्त विरोध किया। और केवल यही नहीं, पूरे राजस्थान के नेताओं ने इसका विरोध किया। जयपुर में हीरालाल शास्त्री है, जब ये जवाहरलाल नेहरू यहाँ आते हैं तो हीरालाल शास्त्री उनको एक लेटर देते हैं कि साहब ये सिरोही सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हर तरह से हमारा हिस्सा रहा है, आप ये देख लीजिए आप इसको कैसे मिला सकते हैं। और आप जैसे मान लीजिए, अब आप ही देखिए कि सिरोही के अंदर चौहान शासकों की देवड़ा जो शाखा थी उसका शासन रहा है। सिरोही हमेशा से यहां के शासकों का भाग रहा है। और तो और जो राजस्थान का एकमात्र जो एक घूमने की कोई ठंडी जगह है तो वो माउंट आबू है। तो सिरोही हर तरह से राजस्थान का पार्ट रहा, आप इसको कैसे ले जा सकते हो। राजस्थान का एजीजी वो अजमेर मेरवाड़ा में था, अजमेर में पूरे राजस्थान पर अधिकार रखता था यहां बैठ के। वो भी गर्मियों में कहां जाता था, माउंट आबू। तो ये सिरोही राजस्थान का हिस्सा है और आप इसे इस प्रकार से नहीं मिला सकते। और उस समय देखिए सिरोही के एक बड़े नेता हुआ करते थे, गोकुल भाई भट्ट। तो इन्होंने क्या किया, हीरालाल शास्त्री ने, इन्होंने जब वो पत्र लिखा तो पत्र लिखते लिखते उसमें यह भी लिख दिया कि हमारे लिए सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, और हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान को नहीं चला सकते। तो अब जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो पत्र देखा तो उस पत्र को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत आराम से पढ़ा। और चूंकि जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने उसमें से वो चीज निकाल ली कि इन्होंने एक ये क्या लाइन लिखी है कि सिरोही का मतलब हमारे लिए गोकुल भाई भट्ट। कौन है ये, साहब ये स्थानीय नेता हैं और बड़े पॉपुलर हैं, क्या कहाँ के रहने वाले हैं। तो कहा कि साहब जो ये सिरोही है, इस सिरोही के अंदर इस तरफ एक हातल गांव पड़ता है, इस हातल गांव के रहने वाले हैं गोकुल भाई भट्ट। तो पटेल जी ने वहीं से इसका तोड़ निकाल लिया और कहा कि इनको कौन चाहिए, गोकुल भाई भट्ट चाहिए, तो गोकुल भाई भट्ट इनको हम दे देंगे। और इधर जो हातल गांव वाला हिस्सा है सिरोही के इस तरफ का राजस्थान का, वो किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया छठे चरण में। यानी आप पढ़ेंगे कि जो छठा चरण है जिसे राजस्थान नाम दिया गया, तो छठे चरण के अंदर सिरोही को राजस्थान में मिला लिया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। आबू और देलवाड़ा है ये किधर मिले रहे, इधर बंबई प्रांत की तरफ ही मिले रहे। अब वो फिर विरोध शुरू हो गया कि अरे साहब ठीक है, गोकुल भाई भट्ट तो आपने दे दिया, लेकिन हमें इनके साथ में आबू और देलवाड़ा भी चाहिए। और राजस्थान के जो लोग हैं इनके पास घूमने के लिए एक ही ठंडी जगह है, वो माउंट आबू। अगर आपने इसको दे दिया तो फिर हमारे तो साथ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तब जो माउंट आबू और देलवाड़ा है, ये लगातार विरोध चलता रहा कि साहब इसको हमारी तरफ मिलाया जाए। तब आप देखेंगे कि जो छठा चरण है 1950 और जो सातवां चरण है 1956 में, देखिए लगभग 6 साल का अंतर आ जाता है। तो लगातार विरोध चलता रहा और सातवें चरण के अंदर ये जो आबू और देलवाड़ा है, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए आबू और देलवाड़ा को इधर राजस्थान में मिला दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा ये अब तक स्वतंत्र रूप से ऐसे ही था। और बाद में ये जो अजमेर मेरवाड़ा है ये भी किसका भाग है, भाग तो इसी का ही है, राजस्थान का। तो अजमेर मेरवाड़ा को भी मिला दिया गया। और यहां एमपी की तरफ का जो सुनेल टप्पा है, एमपी की तरफ का सुनेल टप्पा था वो हमारी तरफ था, एमपी से दूर था। तो भौगोलिक आधार पर उस चीज को देखते हुए सुनेल टप्पा जो है वो हमारी तरफ मिला दिया गया। और ये झालावाड़ की तरफ का एक क्षेत्र पड़ता था सिरोंज, ये एमपी की तरफ ज्यादा था, तो ये फिर उनको दे दिया और सुनेल टप्पा हमने ले लिया। तो सिरोंज क्षेत्र जो है ये किसको दे दिया गया था, एमपी को, और हमें क्या मिल गया, सुनेल टप्पा।
तो सातवें चरण के अंदर क्या क्या मिला? आबू और देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा, ये तो मिला। और सिरोंज जो है ये किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट होता है। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं। अब देखिए नाम वगैरह क्या है, डेट वगैरह क्या है, वो सब हम अलग से याद करेंगे। आप तो पहले चरण जो है इनको अच्छे से समझ लो कि चरण में क्या क्या मिला। सबसे पहला चरण जो है उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें मिली। उसके बाद दूसरे चरण में 9 छोटी छोटी रियासतें मिल गई। उसके बाद तीसरे चरण में इन 9 छोटी रियासतों में मेवाड़ मिल गया। चौथे चरण के अंदर सिरोही को छोड़कर चौथे चरण में 4 जो रियासतें थी, जैसलमेर, ये जोधपुर और जयपुर, 3 तो जे और एक ए, सॉरी ए क्या, बीकानेर, तो बी यानी बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। तो ये 4 रियासतें मिला दी गई थी किसमें? इसमें संयुक्त राजस्थान में, और यह बन गया था वृहत राजस्थान। 30 मार्च उसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। पांचवें चरण के अंदर जो मत्स्य संघ है इसे मिला दिया गया था वृहत राजस्थान में। छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया आबू देलवाड़ा को छोड़कर, और सातवें चरण में आबू देलवाड़ा भी आ गया। उसके साथ साथ अजमेर मेरवाड़ा भी मिल गया, सुनेल टप्पा भी मिल गया, और सिरोंज जो क्षेत्र था वो हमने किसको दे दिया? एमपी को दे दिया। तो ये तो आपके 7 चरण कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं कि किस तारीख को कौन सा होता है। तो अगर आपका याद करने का कोई फार्मूला है या ट्रिक आपने बना रखी है तो आप उसको वैसे ही बनाए रखें, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे याद कर लीजिएगा 1825, 1830, 1526, फिर लास्ट में एक हो ही जाएगा। यानी आपको सन याद करने 1825, 1830, 1526, ऐसे ध्यान में रखना है। 1825, 1830, 1526 और एक, इस प्रकार से ध्यान में इनको रख लेना। 48 में 3 बार है, 1948, 1948, 1948। 49 2 बार, 1949, 1949। 1950 है 1 बार, और लास्ट में 1 बार है 1956। याद ध्यान में रखना। तो पहले तो 1825, 1830, 1526 और लास्ट में 1, ये याद कर लेना। 1948 3 बार है, 49 2 बार है, 50 1 बार है और 56 1 बार है। कैसे? अब ये कौन कौन सा है? तो शुरू के जो 3 है वो एक महीने में ही बन गए। 18 मार्च, 18 मार्च के बाद आ जाएगा 25 अप्रैल। इसके बाद वापस जो है, नहीं ये अप्रैल नहीं है, सॉरी, ये जो मैं आपको एक महीने का बता रहा हूं, ये 25 मार्च ही है। 7 दिन बाद में दूसरा बन गया था, और इसके बाद में है अप्रैल। तो ये आप ध्यान में रखना, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। तो एक महीने के अंदर ही जो है शुरू में पहले के 3 चरण कंप्लीट हो गए। इस हालांकि ये देखिएगा जो पहले 18 मार्च मैंने लिखा है, ये कुछ किताबों में 17 मार्च भी लिखा हुआ है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया तो 17 मार्च भी इन्होंने माना है। दरअसल पहले जो यहाँ उद्घाटन है मत्स्य संघ का वो 17 मार्च को होने वाला था, लेकिन यहाँ जो स्थानीय नेता थे जैसे भरतपुर के कई जो हैं उनके द्वारा विरोध किया गया, और विरोध के कारण ये है कि कुछ कहते हैं कि 2 घंटे लेट शुरू हुआ कार्यक्रम, बाद में संपादित हो गया था, और 18 मार्च से इसने अपना काम करना शुरू किया। तो थोड़ा सा इस तरीके से आ जाता है, कई जगह है कि 17 मार्च को होना था, लेकिन विरोध के कारण उस दिन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया और 18 मार्च को हुआ। तो अब ये ऑथेंटिक किताबों में ही अलग अलग बातें लिखी आती है। 17 मार्च भी मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर है वो 18 मार्च ही माना जाता है। परीक्षा में आएगा तो आपको 18 मार्च ही मानना है, ये आप ध्यान में रखना। ये मैंने आपको बता दिया कि कभी 17 मार्च भी आ जाए और 18 मार्च ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या होगा? 17 मार्च ही होगा। तो ये आपके कोई डाउट ना रहे इसलिए आपको बताया है, पहले 17 मार्च को ही होना था। तो पहला 18 मार्च है, दूसरा हो जाएगा 25 मार्च को,
तीसरा है 18 अप्रैल, और उसके बाद चौथा जो है वो कब हो जाएगा, 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च जो है इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, व्रत राजस्थान भी कहते हैं। उसके बाद 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। तो ये सातों का इनको सन भी आपसे पूछा जाता है, डेट वेट पूछे तो ध्यान में रख लेना। पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण इसके 7 दिन बाद में ही है 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। इसके बाद में चौथा चरण 30 मार्च 1949, पांचवा चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण 1 नवंबर 1956। तो ये 7 चरण आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसको ऐसे याद रख लो, 1825, 1830, 1526 और एक। शुरू के एक महीने में तीनों कंप्लीट हो गए थे। आप देख लो 18 मार्च है, ये 18 अप्रैल है, तो 18 मार्च, 25 मार्च और उसके बाद 18 अप्रैल। 48 में 3 है, 49 में 2 है, 50 में 1 और 56 में 1 है। इसके बाद में देखिए एक पद आता है राज प्रमुख का। आपको शुरू के 4 चरण है उनके बारे में ही याद करना है, क्योंकि शुरू के 4 चरण है वही फिर आगे बाद में 5वां, 6ठा और 7वें में रहेगा, जो 4th चरण में रहेगा। तो शुरू के 4 चरण ही आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए राज प्रमुख कौन कौन बनाया गया, किसको बनाया गया, तो आप एक ट्रिक ध्यान में रख लेना। उबी भूमा या ऊनरा भी भूत ने मारे, ऊनरा भी भूत ने मारे। आप चाहिए आप जैसे जैसे याद करो, आपकी कोई भी ट्रिक है चाहे कैसे भी हो, क्योंकि राजस्थान के एक एक विद्यार्थी इतना पढ़ लेता है कि उसको कहीं ना कहीं ट्रिक वगैरह मिलती रहती है। तो आपकी चाहे कोई भी ट्रिक हो, लेकिन बात यह क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो शुरू के 4 चरण के जो राज प्रमुख हैं कौन कौन हैं, उबी भूमा या ऊंदरा भी भूत ने मारे, ऊंदरा से ऊ, भी से भी, भूत से भू और मां से मारे से मां, उबी भूमा। तो सबसे पहला जो चरण है वो वहां कौन थे, उदय भान सिंह, जो सबसे पहले राज प्रमुख बने। हालांकि देखिएगा जहां की राजधानी होती थी वहीं का राज प्रमुख बनता था, क्योंकि पहले चरण की जो राजधानी है वो है अलवर, और उस समय जो अलवर के महाराजा थे तेज सिंह और एन वी खरे करके जो इनका वो था एक यहाँ का प्रधानमंत्री वगैरह, तो इन पर यह आरोप था कि यह महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई है उसमें इन लोगों का भी योगदान है। तो इनको दिल्ली बुलाया हुआ था उस समय, और हालांकि बाद में देखिए इनको ब्री कर दिया गया था, यह बात भी आप ध्यान में रखना। इन पर डाउट था, इनको दिल्ली बुलाया गया था, अलवर का अधिकार जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास चला गया था। तो तेज सिंह जो हैं, तो चूंकि ये उस समय वहां थे इसलिए इनको राज प्रमुख नहीं बनाया गया। पहले चरण की राजधानी अलवर ही बनती है, लेकिन राज प्रमुख जो है वो उदय भान सिंह को बनाया गया था। इसके बाद में दूसरा चरण आता है, दूसरे चरण का राज प्रमुख बनता है भीम सिंह। भीम सिंह कहां के शासक हैं, कोटा के शासक थे। हालांकि इसमें देखिएगा जब कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया तो बूंदी के शासक को बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बूंदी से ही तो अलग निकला था कोटा। तो बूंदी वाले ने बड़ी कोशिश की थी कि कोटा वाला राज प्रमुख नहीं बने, क्योंकि वो जो कितना क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है, कितनी आय है, हर चीज को देखते हुए राज प्रमुख बना रहे थे। वो आपस की रियासतों में जो जिस चरण में सबसे बड़ी रियासत थी वहां को राज प्रमुख बनाया जा रहा था। तो बूंदी वाला जो है वो भाग करके मेवाड़ के पास चला गया था, और मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह जी हैं उनको जाकर के ये कहता है कि प्लीज आप जो है इसमें मिल जाओ। दूसरे चरण में अगर आप मिल जाते हो तो ऑटोमेटिकली कोटा वाले का पत्ता कट हो जाएगा, क्योंकि आप जब मिल जाओगे तो आपके रहते तो कोई राज प्रमुख बन ही नहीं सकता। लेकिन ये महाराणा नहीं मिले थे, कह रहे थे कि अब इतनी बड़ी हमारी रियासत है, 1300 साल का हमारा इतिहास है, क्या मुझे किसी के अंदर विलीन होना पड़ेगा। तो ये उस वक्त इनमें नहीं मिलते हैं। तो दूसरा चरण जो है उसमें भीम सिंह राज प्रमुख होता है। तीसरा चरण जो है इसमें महाराणा भूपाल सिंह ये मिल जाते हैं, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बनता है और उसमें राज प्रमुख बनते हैं भूपाल सिंह जी। हालांकि इन्होंने शर्त रखी थी कि मुझे जो है
राज प्रमुख का पद मेरा वंशानुगत रहेगा, कभी ये चेंज नहीं होगा। हालांकि बाद में इनके लगभग सभी शर्तें मान ली थी, जैसे प्रीवी पर्स जो उस वक्त देते थे, एक प्रकार से आप इसको पेंशन मान सकते हो कि जब आपका राज ले लिया जाएगा तो आपको पैसा भी दिया जाएगा हमेशा। तो वो एक निर्धारित थी सरकार के द्वारा कि हम 10 लाख से ज्यादा किसी को नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने मांग रखी थी 20 लाख की। तो फिर वो इनको जो है उसका फिर इन्होंने तोड़ निकाला सरकार ने, और जो 10 लाख रुपए थे वो तो सीधे के सीधे प्रीव्यू पर्स के रूप में दिए गए। बाकी 5 लाख रुपए, जैसे कि मेवाड़ के महाराणा धार्मिक कार्य वगैरह करते हैं तो साहब के 5 लाख उसके रुपए दे देंगे। 5 लाख जो है राज प्रमुख के भत्ते के रूप में। मतलब वो एक चीज का तोड़ होता है, जब आपको किसी चीज का तोड़ निकालना होता है तो सभी अलग अलग तरीके होते हैं। और देखिए मेवाड़ के महाराणा के साथ में जितनी इनकी शर्तें मानी गई, जितना सहज सम्मान इनसे पेश आया गया, उतना किसी दूसरे के साथ नहीं आया गया। और मेवाड़ के महाराणा का तो कारण था, 1300 साल से इनका इतिहास था। बीच में इनको जब अलग अलग तोड़ने की कोशिश की गई, इनको भी जैसे ये हनुमान सिंह है, इन्होंने इनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की थी महाराणा भूपाल सिंह को। भोपाल सिंह ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे बड़ी रियासत का लालच होता या मेरे इस तरह की हमारी कोई चीज होती तो आज मेरे पास हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत होती। और मुझे कहां मिलना है इसका निर्धारण मेरे पुरखे पहले ही कर चुके हैं। हजारों वर्षों से हमारा इतिहास है और हम इसी के ही अंग हैं। तो भावना तो इनकी थी पहले, जैसे मेवाड़ के महाराणा है तो इन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का भी प्रयास किया था। मालवा है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ की रियासतों को लगभग 22 राजा इन्होंने बुलवाए थे। उदयपुर के अंदर सम्मेलन भी करवाया जून में, लेकिन वो कोई कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर के अंदर थोड़ी असुरक्षा की भावना थी। जो रियासतें छोटी थी उनको लग रहा था कि ये बड़ी रियासतें हमें निगलना चाहती है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं, वो लंबी चौड़ी बातें हैं, उनका कोई यहाँ ऐसे कोई है नहीं, मतलब चाहे कितना ही बताते जाओ उसमें। तो मेवाड़ के महाराणा है, इन्होंने पहले राजस्थान यूनियन का बनाने का प्रयास किया था। इधर ये जैसे ये थे बागड़ वाले, डूंगरपुर वाले, इन्होंने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, या हाड़ौती की तरफ हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। तो ये प्रयास कईयों ने अपनी तरफ से किए थे, लेकिन उसका कोई हल जो है वो नहीं निकला। तो हालांकि हम ये बात कर रहे थे भूपाल सिंह जी वाली, तो तीसरा चरण जो है उसमें भूपाल सिंह जी को बना दिया गया और राज प्रमुख इन्हें बनाया गया और राजधानी हो गई थी उदयपुर। चौथा चरण जो आता है उसमें आता है मान सिंह। मान सिंह कौन सा है? जयपुर का मान सिंह सेकंड। अब देखिए यहां पर जयपुर के मान सिंह में और मेवाड़ के जो महाराणा है भूपाल सिंह जी में, इनके बीच राज प्रमुख के पद को लेकर के समस्या हो गई। मान सिंह कहे मैं एक शर्त पर मिलूं, अगर मुझे आप राज प्रमुख बनाओ तो। मेवाड़ के महाराणा इनको कहे कि साहब पहले हमारा इतिहास देखो और आपका इतिहास देखो, मेरे रहते कोई राज प्रमुख और बन ही नहीं सकता। तो चूंकि आप देखिए बड़ी इन्होंने इंटेलिजेंसी से तोड़ निकाला हर चीज का, जो हमेशा जो क्या कहते हैं उसका जो क्या कहते हैं जो रिजल्ट है, परिणाम, वो तलवार से नहीं होता। ये इतिहास की एक बड़ी फेमस लाइन है कि हर चीज का जो परिणाम है वो तलवार से नहीं निकाला जाता, बातों से भी हल निकल जाते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल इन सब लोगों के पास देखिए हर चीज का तोड़ था। इन्होंने ये कहा कि साहब जयपुर के मान सिंह जी हैं का, चलो आपको राज प्रमुख बनाया जाए, ठीक है आपको राज प्रमुख बना देंगे, अब खुश हो क्या साहब? अब खुश हूं। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने कहा कि ये कोई बात थोड़ी होती है कि अरे साहब रुको तो सही, आप सबसे सम्मानीय हो का, बिल्कुल हूं। तो आपको सिर्फ राज प्रमुख ही नहीं बनाएंगे, आपके साथ हम लगा देंगे महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख, आप सिर्फ राज प्रमुख ही नहीं हो, क्या हो? महाराज प्रमुख। तो पहली बार और आखिरी बारी महाराज प्रमुख जो है उस पर बैठने वाले व्यक्ति थे भूपाल सिंह। क्योंकि बाद में हम देखेंगे 1956 में ये राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये प्रधानमंत्री, ये सब जो पद हैं ये समाप्त कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की जगह पद आ जाएगा मुख्यमंत्री, और ये राज प्रमुख महाराज प्रमुख पद जैसे समाप्त करके इनकी जगह पद आ जाएगा राज्यपाल यानी गवर्नर। और इसके अलावा देखिए और भी फोर्थ चरण जो है इसमें कई चीजें आती है। एक राजधानी निर्धारण को लेकर के बड़ी समस्या आ गई कि साहब जयपुर को राजधानी बनाया जाए या उदयपुर को राजधानी बनाए, क्योंकि जो तीसरा चरण था वहां तो उदयपुर राजधानी थी,
लेकिन अब फोर्थ चरण में मान सिंह कहे कि साहब मैं राजधानी हमारी जयपुर होनी चाहिए। भोपाल सिंह जी कहे कि राजधानी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी राजधानी होनी चाहिए, उदयपुर होनी चाहिए। फिर जोधपुर वाले हैं, ये भी बीच में आ गए कि साहब राजधानी जो है वो कहां होनी चाहिए, जोधपुर में होनी चाहिए। तो राजधानी हो कहां, इस चीज के लिए एक समिति बनाई गई थी। और पहले देखिए जो इस समिति का निर्णय है कि राजधानी कहां होगी, ये चीज किस पर डाल दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह कहा गया कि आप ही डिसाइड करो कि राजधानी कहां बनेगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति बनाई थी। अब देखिए ये चीज आप पॉइंट ध्यान में रखना, हालांकि अब ये लगभग 45 मिनट का वीडियो हुआ है। मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको समिति के बारे में और भी समिति से जुड़े हुए कई डाउट हैं जो कि हमेशा जो है एग्जाम में आते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उनको आगे पढ़ेंगे कि कौन सी समिति बनी, क्या हुआ, कैसे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।